हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, आज क्या पढ़ने वाले हैं। इतिहास। इतिहास के फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। सेकेंड क्लास है। इसमें आप लोगों को बताएंगे जहां तक बताकर छोड़े हैं उसके आगे। देखिए, आप लोगों को बता दिए प्राक इतिहास, आदि इतिहास, और बताना है ऐतिहासिक। प्राक इतिहास में क्या क्या बताए हैं। इसका जनक कौन है? ब्रूसफुट। कौन है? ब्रूसफुट। प्राक इतिहास के जनक ब्रूसफुट। ब्रूसफुट। इसमें लिखा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। क्या? लिखी हुई कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद आदि इतिहास, इसका जनक है कौन? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। इसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? पढ़ नहीं सकते हैं। इसी में पढ़ना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता सब बता दिए हैं इसमें। अब ऐतिहासिक देखिए, प्राक इतिहास में आप लोगों को बताए थे क्या, इसमें हम लोग पत्थर का यूज करते थे। क्या करते थे? पूरे आदिमानव थे। आदिमानव थे एकदम पत्थर की यूज करते थे। पत्थर से किसी को मार डालते थे, किसी को कुछ कर देते थे, पत्थर ही से ही। इसी में हम लोग आग के खोज किए, इसमें खेती करना सीखे, तंबा का खोज किए इसी में। उसके बाद आदि इतिहास में हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, सब बता दिए हैं। अब बताना है आप लोगों को क्या, ऐतिहासिक। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक सभ्यता छूट गई थी, मेसोपोटामिया के सभ्यता। कौन? मेसोपोटामिया के सभ्यता, जो कब थी? मेसोपोटामिया के सभ्यता लगभग आपको, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब चली थी? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। कितना? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अब देखिए, बताइए, उसी के समय एक मेसोपोटामिया का सबसे पुरान सभ्यता थी। कब? 10,000 ईसा पूर्व। कब? 10,000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया का सभ्यता। इस समय उस वो कौन सी नदी के? टिब्रिस और फुटास नदी के किनारे बसी थी। ग्रामीण क्षेत्र थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। सबसे पुराना सभ्यता कहा जाता है मेसोपोटामिया का सभ्यता। कौन कहा जाता है? मेसोपोटामिया का सभ्यता को सबसे पुरान। ये ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। देखिए, मेसोपोटामिया में 5 सभ्यता मिलकर, 4 सभ्यता मिलकर बनी थी। जैसे केंद्रेलिया के सभ्यता, सोमेरिया के सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन के सभ्यता में, बेबीलोन में क्या है? सिकंदर के मकबरा है। क्या है? सिकंदर के मकबरा। बताएंगे आगे कि कैसे सिकंदर बेबीलोन पर कब्जा किया। उसके बाद सीरिया का सभ्यता। 4 मिलके बने हैं मेसोपोटामिया का सभ्यता। मेसोपोटामिया का सभ्यता कब से कब, कितना ईसा पूर्व था? 10,000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। कब? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। देखिए, अब उसके बाद आता है एक मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता आप लोगों को क्या बताए? मिस्र की सभ्यता, उस मिस्र की सभ्यता को, वहां का सबसे केमिकल बहुत, वहां के रसायन में बहुत आगे होते हैं। वहां के कहाँ के? मिस्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट करते हैं। मिस्र के सभ्यता में आप लोग को देखेंगे वहां पर पिरामिड प्रसिद्ध है। क्या है? पिरामिड प्रसिद्ध है। वहां के 200-200 टन का उस समय कम से कम मिस्र के सभ्यता 2100 ईसा पूर्व था। कब? 2100 ईसा पूर्व। 2100 ईसा पूर्व। अभी कितना चल रहा है? 2024। 2000 इधर और 2100 उधर, कम से कम 4000 हो गया। 4000 हो गया। अभी 4000 पहले ही साल पहले 200 टन का पत्थर कैसे उठाकर पिरामिड बना दिए होंगे लोग। बताइए, वहां के इंजीनियर और रसायन में बहुत आगे थे लोग। वहां के लोग मर जाते थे, बड़े बड़े लोग, तो उनको शरीर में जो मृत शरीर थी उसमें मिट्टी की मम्मिंग बना के, केमिकल लगा के रखा जाता था कि भगवान सबका हिसाब करेंगे, जो गलत किए होंगे उसका भी या सही किएंगे उसका भी। मिस्र की सभ्यता। उसके बाद आते हैं प्राचीन इतिहास। एक रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता बता दिए। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। कितना? 600 ईसा। वहां का 2 राजा बहुत फेमस थे, एक अगस्टक, एक जूलियस। अगस्टक और जूलियस। अगस्टक और जूलियस यूरोप के एक पादरी थे। पादरी मतलब हम लोग के मंदिर में जैसे साधु रहते हैं, पादरी कहते हैं जो चर्च में रहते हैं। वहां के यूरोप के एक पोप गोगरी, पादरी का नाम था पोप गोगरी। वो जब कैलेंडर बना रहे थे तो इन दोनों के राजाओं के नाम से 2 महीना का नाम रख दिए। जूलियस के नाम से जुलाई, अगस्टक के नाम से अगस्त। हम लोग कौन अभी कैलेंडर यूज करते हैं?
पोप गोगरी कैलेंडर। कौन सा? पोप गोगरी कैलेंडर। कब बना था? 1600 ईसा पूर्व, 1600 में बना था, सॉरी 1600 में बना था। कौन बनाए थे? पोप गोगरी। अब बताने वाले हैं प्राचीन इतिहास, इसको मिटा ऐसी कर रहे हैं। देखिए इतिहासी को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास। उसके बाद पढ़ेंगे मध्य इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे विश्व इतिहास। तो क्या शुरू करें? ये दोनों पता हो गया ना। देखिए पूरे हिस्टोरी का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। इसका जनक किसे कहते हैं? ब्रूसफुट को। कौन किसको कहते हैं? ब्रूसफुट को। इसका जनक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जॉन मार्शल को। इसका जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। मुख्यतः पूरा हिस्टोरी का जनक हेरोडोटस है। ऐसे पूछा जाए कि इतिहासी का जनक कौन किसको कहते हैं? हेरोडोटस। किसको? हेरोडोटस। आदि इतिहास का जॉन मार्शल। प्राक इतिहास का कौन? प्राक इतिहास का कौन है? प्राक इतिहास का है आपका ब्रूसफुट। कौन है? ब्रूसफुट। इसमें हम लोग पढ़े थे पत्थर कैसे आदिमानव थे, क्या थे। इसमें सभ्यता कुछ पढ़े थे, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता, रोम की सभ्यता, पीली नदी के सभ्यता किसको कहते हैं? चीन की सभ्यता को पीली नदी के सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली नदी की सभ्यता। ये तो हो गया। अधिकांश क्वेश्चन इसी से रहता है, ऐतिहासिक से। किससे रहता है? ऐतिहासिक से। ऐतिहासिक में सबसे ज्यादा रहता है आधुनिक से। किससे रहता है? आधुनिक से। तो क्या आधुनिक बताए डायरेक्ट? नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे प्राक बताए, आदि बताए, अब बताएंगे ऐतिहासिक में प्राचीन। क्या बताएंगे? प्राचीन। देखिए प्राचीन क्या? प्राचीन। प्राचीन इतिहास बताएंगे, इसको मिटाकर। देखिए प्राचीन इतिहास को कितने वर्गों में बांट दिया गया है? 3 वर्गों में। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 इकाई है, जिसमें पुरातात्विक, विदेशी यात्री, साहित्य। पुरातात्विक में क्या आएगा? सिक्का। उस समय सिक्का कैसे चलता था, उस समय कैसे पता चलेगा कि कौन से सिक्का कौन राजा चलाते थे, क्या चलाते थे। अभिलेख। अभिलेख की मतलब कि राजा लिखवाते थे, पत्थर पर खोद खोद के लिखवाते थे, खंबा पर खोद खोद के लिखवाते थे, गुफा में खोद खोद के लिखवाते थे। उससे पता चलेगा किसका? प्राचीन इतिहास का। किसका? प्राचीन इतिहास के। वैसे तो प्राक इतिहास में लिखा हुआ साक्ष्य में नहीं मिला है, आदि इतिहास में मिला हुआ है तो कोई पढ़ नहीं सकता है। प्राचीन में मिला है तो कैसे मिला है और पढ़ा भी गया है। तो पुरातात्विक में क्या आएगा? सिक्का और अभिलेख। सिक्का कौन सा राजा कौन सिक्का चलाया था, सोना का सिक्का कौन चलाया था, चांदी का सिक्का कौन चलाया था, कौड़ी कौन चलाया था, रुपया कौन चलाया था, इसमें पुरातात्विक में पढ़ेंगे। उसके बाद अभिलेख भी पुरातात्विक में आएगा। अभिलेख भी पुरातात्विक में आएगा। उसके बाद आता है विदेशी यात्री। प्राचीन काल में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे, उनसे भी पता चलेगा कि उस समय कैसे इतिहास था। साहित्य। साहित्य मतलब किताब। किताब में एक आएगा क्या? धार्मिक या अधार्मिक। धार्मिक में आएगा ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। जिसमें हिंदुओं की पुस्तक की बात हो ब्राह्मण, और जिसमें हिंदू छोड़ के जो किताब हो गैर ब्राह्मण। क्या? गैर ब्राह्मण। देखिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या? सबसे पहले जानते हैं हम लोग अभिलेख। क्या? अभिलेख जानते हैं। देखिए अभिलेख को प्रकार के होता है। जैसे पत्थर पर लिख दिया जाए उसको क्या कहते हैं? शिलालेख। क्या कहते हैं? पत्थर पर लिखा जाता है उसको कहते हैं शिलालेख। क्या कहते हैं? शिलालेख। जो स्तंभ पर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? स्तंभ लेख। जो पिलर पर लिखा जाता था। क्या? पिलर पर। क्या? अशोक के स्तंभ देखे हैं? इस पे क्या रहता है? 4-4 शेर रहता है। तो स्तंभ पर, पिलर पर लिखा जाता है उसको क्या देता है? स्तंभ लेख। क्या कहते हैं? स्तंभ लेख। जो गुफा में लिखा जाता है वो गुफा लेख कहते हैं। जो गुफा में लिखा गया है उसको गुफा लेख। और जो दीवार पर लिखा गया जाता है उसे दीवार पर लिखा जाता है उसको भित्ति लेख। क्या कहते हैं? भित्ति लेख। तो कितना प्रकार के अभिलेख होता है? 4 प्रकार के। कितने? पत्थर पर, पिलर पर, दीवार पर, गुफा पर। तो गुफा वालों को क्या कहते हैं? गुफा लेख। क्या कहते हैं? गुफा लेख। स्तंभ पर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पिलर पर लिखा जाता है उसको स्तंभ लेख। जो पत्थर पर लिखा जाता है शिलालेख। क्या कहते हैं? शिलालेख। नहीं, अभी अभी कोई नेता होता किसी रोड को बनवाता है या उद्घाटन करता है तो क्या कहते हैं? शिलालेख हुआ है। क्या हुआ है? शिलालेख हुआ है। वही पत्थर पर खोद खोद के लिख दिया जाता है उसको कहते हैं शिलालेख। क्या कहते हैं? शिलालेख। अब आते हैं सिक्का। क्या आते हैं? सिक्का। सिक्का आप लोग को बताए थे सिंधु घाटी में कौन सा
सिक्का मिला था टेराकोटा। कौन सा मिला था? टेराकोटा। कौन सा मिला था? टेराकोटा। सिंधु घाटी से में कौन सा सिक्का मिला था? टेराकोटा। उसके बाद आता है आहत। कौन आहत सिक्का कौन चलाया था? मौर्य वंश। कौन चलाया था? मौर्य वंश। मौर्य काल के समय चला था आहत सिक्का। कौन सा? आहत सिक्का। उसके बाद आता है सीसा का सिक्का कौन चलाया था? सतवाहक। सीसा का सिक्का कौन चलाया था? सतवाहक। सीसा का सिक्का कौन चलाया था? सतवाहक। सोने का सिक्का कौन चलाया था? यूनानी। कौन चलाया था? यूनानी। कौन चलाया था? यूनानी। उसके बाद शुद्ध सोना कुषाण। शुद्ध सोना के सिक्का कौन चलाया था? कुषाण। अशुद्ध गुप्त। अशुद्ध चलाएगा तो सबसे ज्यादा भी चलाएगा, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्का कौन चलाया था? गुप्त। अशुद्ध गुप्त। शुद्ध कुषाण। कौन चलाया था? कुषाण। सर्वाधिक सोना का सिक्का कौन चलाया था? गुप्त। उसके बाद चांदी का मयूर शैली गुप्त। उसके बाद आता है कौड़ी कौन चलाया था? गुप्त। नहीं कहते हैं, नहीं गुस्सा होते तब कहते हैं कि तुमको एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं देंगे। कौड़ी के मतलब कि कुछ कौड़ी से उस समय मिलता था। कौड़ी देखे हैं लोग, वो समुद्र के किनारे मिलता है कौड़ी, जो ठीक रहता था, चलता था उस समय। कौन चलाता था? गुप्त काल के समय चलता था। अगर फूट गया तो नहीं चलेगा। क्या? फूट गया तो नहीं चलता था। तो जब गुस्सा होते हैं किसी से तो कहते हैं तुमको फुट्टी कौड़ी भी नहीं देंगे, यानी फूटा हुआ कौड़ी अगर वो भी नहीं चलता, वो भी तुमको नहीं देंगे। तो कौड़ी कौन चलाया था? गुप्त। कौन चलाया था? गुप्त। उसके बाद चमड़ा का सिक्का कौन चलाया था? हिमायू। कौन चलाया था? हिमायू। और रुपया कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। बिहार के था। कहाँ के था? बिहार के था शेरशाह सूरी। रुपया कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। उसके बाद आते हैं विदेशी यात्री कुछ आए थे। कौन आए थे? विदेशी यात्री जो आए थे और कुछ किताब लिख के गए थे। जैसे कौन सा किताब लिख के गए थे? हिस्टोरिका कौन लिखे थे? हेरोडोटस। हिस्टोरिका कौन लिखे हैं? हेरोडोटस। कौन लिखे हैं? हेरोडोटस। नेचुरल प्लिनी कौन लिखे हैं? नेचुरल प्लिनी लिखे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का टालमिया, ज्योग्राफी बुक है, उसको कौन लिखा है? टालमिया। ये बकलोल बताया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है। तो बताइए ज्योग्राफी के लेखक कौन है? टालमिया। हिस्टोरिका हेरोडोटस। नेचुरल का प्लिनी। उसके बाद इंडिका का मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक लिखा है। कौन? इंडिका पुस्तक लिखा है। उसके बाद किताबो हिंद अलबरूनी। किताबो हिंद पुस्तक कौन लिखा है? अलबरूनी। कौन लिखा है? अलबरूनी। फोर क्यू फयान। फोर क्यू फयान ये चीनी यात्री था। सीक्यू वेनसांग। सीक्यू वेनसांग। उसके बाद रहेला कौन लिखा था? इल्तुतमिश। कौन लिखा था? इन बतूता। कौन लिखा था? इन बतूता। बताइए ज्योग्राफी कौन लिखा था? टालमिया। नेचुरल प्लिनी। उसके बाद इंडिका मेगास्थनीज याद हो गया। उसके बाद चलते हैं साहित्य। साहित्य में क्या बताएं आप लोगों को? धार्मिक अधार्मिक। धार्मिक में क्या आएगा? धार्मिक में क्या आएगा? धार्मिक गैर धार्मिक। उसके बाद आएगा धार्मिक में ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण से पहले हम लोग जान लेते हैं गैर ब्राह्मण। क्या? गैर ब्राह्मण जान लेते हैं। देखिए इसको मिटाकर फिर से लिख रहे हैं गैर ब्राह्मण। यहां से साहित्य से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? साहित्य से। इसको मिटा देते हैं, तब तक रुकिए। देखिए गैर ब्राह्मण में उस समय दो ही गोत्र था, जैन और बौद्ध। क्या? जैन और बौद्ध। जब धर्म पढ़ाएंगे तो जैन धर्म का कौन से प्रथम एथी थे, उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में सब बता देंगे। अभी जान लीजिए गैर ब्राह्मण में साहित्य में कौन कौन आता है पुस्तक जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। कौन सा? प्राचीन इतिहास के बारे में। देखिए जैन धर्म में आगम अंग उपांग पूर्वा। आगम अंग उपांग पूर्वा। आगम अंग उपांग। आगम अंग उपांग पूर्वा। आगम अंग उपांग पूर्वा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। क्या? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में क्या? त्रिपिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, धम्म पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, धम्म पिटक। तो याद रखना है कौन कौन साहित्य जौन गैर धार्मिक गैर ब्राह्मण में आता है। जैन में आता है आगम अंग उपांग पूर्वा। आगम अंग उपांग पूर्वा। आगम अंग उपांग पूर्वा। बौद्ध में क्या आएगा? त्रिपिटक। ऐसे त्रिपिटक याद रखिए। त्रिपिटक में क्या आता है? विनय पिटक, सूत्र पिटक,
धम्म पिटक। अब बताते हैं इसके खासियत। देखिए बौद्ध धर्म का प्रवेश प्रवेश किससे कीजिएगा? विनय पिटक से। सबसे एक नंबर कौन है? विनय पिटक। सबसे पहले बौद्ध धर्म में आपको जाना है तो विनय पिटक पढ़िए। क्या पढ़िए? विनय पिटक पढ़िए। उसके बाद सबसे बड़ा है सूत्र पिटक। क्या है? सूत्र पिटक। क्या है? सबसे बड़ा है सूत्र पिटक। वैसे ही फॉर्मूला, सूत्र मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला वैसे ही भारी होता है। तो सबसे भारी, सबसे प्रवेश किसे कहते हैं? विनय पिटक। सबसे बड़ा कौन सा है? सूत्र पिटक। उसके बाद अंतिम है अभिधम पिटक। क्या? अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। ललित विस्तार एक वो भी किताबें हैं। ललित विस्तार में, ललित विस्तार में आपको क्या मिलेगा? ललित विस्तार में भगवान बुद्ध के बारे में लिखा गया है। ललित विस्तार के बारे में क्या लिखा गया है? भगवान बुद्ध के बारे में लिखा गया है ललित विस्तार में। किसमें? क्वेश्चन पूछेगा ललित विस्तार में क्या बताया गया है? जय महावीर स्वामी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। तो ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी टिक मार दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? ऑप्शन सी टिक मार दीजिएगा। तो ललित विस्तार में क्या है? ललित विस्तार में क्या है? महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? महात्मा बुद्ध के बारे में। जातक एक और पुस्तक है, जातक। जातक में क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म। क्या? जातक। जातक में क्या बताया गया है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है जातक में। अंगुतक एक और किताब है, अंगुतक। अंगुत्तर में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी है। 16 महाजनपद आगे बताएंगे कैसे जनपद बना, उसके बाद मगध बना, बहुत सारे जनपद। 16 जनपद के बारे में कितना अंगुत्तर में है। क्या है? अंगुत्तर में। अब आते हैं ब्राह्मण में। ये हो गया गैर ब्राह्मण के बारे में हो गया। अब बताते हैं ब्राह्मण के बारे में। क्या? ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण साहित्य। क्या? ब्राह्मण साहित्य के बारे में बताते हैं। क्या? ब्राह्मण साहित्य। इसको मिटा रहे हैं, इसके बाद बता रहे हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। देखिए ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है? वेद, पुराण, स्मृति सब आएगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं हम लोग वेद। क्या जानेंगे? वेद। देखिए कितना वेद है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन वेद कितना है? 4। कितना वेद है? 4। कितना है वेद? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सबसे फेमस क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र वन व्यवस्था। पहले वन व्यवस्था कैसी होती थी? कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। अगर कोई शिक्षक है, पढ़ा रहा है, तो वो हो गया ब्राह्मण। कोई रक्षा कर रहा है, सेना है, तो वो हो गया क्षत्रिय। कोई व्यापारी कर रहा है, वो हो गया वैश्य। और जो काम कर रहा है, मजदूरी किसी की यहाँ, वो हो गया शूद्र। एक घर में 4-4 हो जाते थे, 4-4 जाति हो जाते थे। मान लीजिए किसी घर में 4 भाई हैं, तो कोई है जो पढ़ा रहा है, तो क्या हो गया? ब्राह्मण। मान लीजिए उसका दूसरा भाई बॉर्डर पे है, सेना में है, तो हो गया क्षत्रिय। उसका तीसरा भाई बिजनेस गांव में कर दिया है, तो हो गया वैश्य। उसका चौथा भाई कहीं चेमनी में खट रहा है, अलग हो गए हैं चारों भाई, तो क्या हो गया? शूद्र। क्या हो गया? शूद्र। तो किससे लिया गया है? गायत्री मंत्र, वन व्यवस्था, 10 राजाओं, 10 राजाओं का युद्ध इसी में है। उसके बाद सोम देवता की चर्चा, उसके बाद गायत्री मंत्र। इसका जो ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। अब आते हैं यजुर धर्म। क्या? यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद। यजुर्वेद में इसमें आपको युद्ध और यज्ञ के बारे में है। क्या? युद्ध और यज्ञ। युद्ध यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ और युद्ध। यज्ञ और युद्ध, ये गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में है। जैसे लड़ाई करना हो तो क्या करना होगा? कहानी की तरह, पद की तरह, एकदम कविता की तरह बोलना है। नहीं सॉरी, कहानी की तरह। जग होता तो कविता की तरह। तो गद और पद में कौन सा वेद है? यजुर। यजुर। क्या? यजुर। इसका ज्ञाता को कहते हैं अधर युग। क्या कहते हैं? अधर युग। क्या कहते हैं? अधर युग। उसके बाद सामवेद। क्या? सामवेद। इसका ज्ञात, इसमें संगीत, स से
साम, सामवेद, इसमें संगीत। इसके ज्ञाता कहते हैं उद्गता। क्या कहते हैं? उद्गता। क्या कहते हैं? उद्गता। उसके बाद अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद, इसमें जादू टोना वैश्यकरण ये सब है। जादू टोना, डाइन फलाना बने डाइन हिया बहुत सुने होंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। अरे भूत प्रेत, अच्छा संस्कारी औरत, पत्नी, मतलब औरत नहीं पत्नी, ये सब भर्म है। डाइन, ये सब भर्म है। इस भर्म में नहीं रहना चाहिए, ये भर्म है। वैसे मानना चाहिए, जो मानना है मानो भाई, जो नहीं मानना है नहीं मानो, क्या हो जाएगा। लेकिन हमारा विचार यही करता है। देखिए जादू टोना, इसमें क्या है? गायत्री मंत्र। क्या? गायत्री मंत्र। इसमें क्या है? यज्ञ और युद्ध। इसमें क्या है? संगीत। इसमें क्या है? जादू टोना, ये सब है। उसके बाद देखिए, ये हो गया वेद। अब आते हैं वेदांग। क्या? वेदांग। वेदांग कितना है? 6। वेदांग कितना है? 6। वेदांग कितना है? 6। वेद कितना? 4। वेदांग कितना? 6। वेद कितना? 4। वेदांग, वेदांग, क्या? वेदांग। वेद को ज्ञान लेने से पहले इसको वेदांग पढ़ना जरूरी है। क्या? ब्याजो, ब्याजो निशी कक्ष, याद करने की ट्रिक। बस व्याकरण। क्या? व्याकरण। ज से ज्योतिष। क्या? ज्योतिष। नि से निरूप। सी से शिक्षा। क से कल्प। छ से छंद। अगर आपको वेद पढ़ना है तो वेद से पहले आपको वेदांग पढ़ना पड़ेगा। क्या? वेदांग पढ़ने का, जैसे डिक्शनरी नहीं होता है, डिक्शनरी, वैसे ही इंग्लिश पढ़ना है तो आगे सबसे पहले डिक्शनरी पढ़ना पड़ेगा। करना कहते हैं ना, ये सीबीएसई वाले बोर्ड में डिक्शनरी पढ़ो, डिक्शनरी पढ़ो, 1000 मीनिंग याद करो, 20,000 मीनिंग याद करते रहो। एक भाषा के लिए हम लोग कितना पागल होंगे, कितना पागल होगा जी एक भाषा के लिए। इंग्लिश नहीं आता है, काम लाइक आता है तो आता है, इसमें क्या बुराई है। एक भाषा के लिए दिन रात एक कर दे रहे हैं हम लोग। 1000 मीनिंग याद करो, 2000 मीनिंग याद करो, 10,000 मीनिंग याद करो, याद करते रहो। रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, समझना है। देखिए वेद पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वेदांग। वेदांग के लिए ब्याजो निशी कक्ष, व्याकरण, ज्योतिष, निरूप, शिक्षा, कल्प, छंद। क्या? कल्प, छंद। देखिए व्याकरण का क्या कहते हैं? व्याकरण का, व्याकरण का अष्टधाई प्राण पाणिनि। क्या? अष्टधाई पाणिनि। उसके बाद निरूप, व्यास, ये सब हो गया। उसके बाद आते हैं पुराण। पुराण कितने हैं? पुराण 18। पुराण कितना है? 18। तो बताइए वेद कितना? 4। वेदांग कितना? 6। कितना? 6। ब्याजो निशिकाक्ष, ब्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, ब्याजो नि से निरूप, से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। ब्याजो निशिकाक्ष हो गया याद। ब्याजो निशिकाक्ष याद हो गया। वेद कितना? 4। वेद कितना? 4। वेदांग कितना? 6। अब आते हैं पुराण। पुराण, पुराण कितना है? 18। पुराण कितना? 18। इसमें पुराण के मतलब होता है कि उस समय कैसे व्यवस्था चलता था। नहीं, उस समय इसको वेद का पूरा 5वां वेद कहते हैं। इसको 5वां वेद। क्वेश्चन पूछिए कि 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को। किसको कहते हैं? पुराण को। 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को। देखिए प्राचीन में राजवंश कैसे चलते थे, सब इसमें किसमें आते हैं? पुराण में चर्चा है। किसमें? पुराण में। देखो 5वां वेद कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसमें 3 ही पुराण है। क्या? 3 पुराण है। कौन कौन? एक है आपका विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। दूसरा है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। तीसरा है आपका क्या? वायु पुराण। चौथा है आपका तीसरा, सॉरी 3 को 18 में 3
तीन ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? तीन ही है। 18 गो है, तीन को खोज हुआ है, तीन को याद रखिएगा। देखिए विष्णु पुराण में क्या है, विष्णु पुराण में मौर्य काल का चर्चा है। इसमें मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य काल की चर्चा है। इसमें मौर्य काल की चर्चा है। किसमें? विष्णु में मौर्य काल का चर्चा है। क्या? किसमें? विष्णु पुराण में। मत्स्य में सतवाहक का, सतवाहक का चर्चा है। वायु में गुप्त के, वायु में गुप्त। वैसे गुप्त क्या, वायु क्या रहता है? गुप्त रहता है। वायु क्या रहता है? गुप्त रहता है। क्या रहता है? गुप्त रहता है। वायु क्या रहता है? गुप्त रहता है। तो बताइए विष्णु पुराण में किसका चर्चा है? इसमें मौर्य काल की। क्या? मौर्य काल की। मत्स्य में सतवाहक की, वायु में गुप्त की, वायु में गुप्त की। इसी वायु पुराण में चर्चा है कि समुद्रगुप्त के घोड़ा 3 समुद्र की पानी पीता था, 3 समुद्र की पानी। किसमें? गुप्त। वायु पुराण में क्या चर्चा है कि समुद्रगुप्त के घोड़ा 3 समुद्र के पानी पीता था। 3 समुद्र के पानी पी सकता है? नहीं ना पी सकता है। मतलब कि उसको 3 समुद्र के जगह जितना था उतना कब्जा किया था। कौन? समुद्रगुप्त। कौन किया था? समुद्रगुप्त। कौन किया था? समुद्रगुप्त। यह पुराण इस समय महिला और एसएसटी को पढ़ना नहीं दिया जाता था। पुराण को पढ़ने नहीं दिया जाता है। किसको? एसएसटी, एससी एसटी और महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता है। क्या? पुराण। उस समय क्या नहीं पढ़ने दिया जाता था? पुराण। तो बताइए पुराण कितना, वेद कितना? 4, वेदांत कितना? 6, वेदांत कितना? 6, पुराण कितना? 18। वैसे खोज कितना हुआ है? 3। कौन कौन? वायु पुराण, नहीं सॉरी, आपका विष्णु पुराण, इसमें मौर्य काल की चर्चा। विष्णु पुराण में मौर्य काल की चर्चा, मत्स्य में सतवाहक की, मत्स्य में सतवाहक की। उसके बाद आते हैं वायु में गुप्त की, वायु में गुप्त की। अब आते हैं आपका उपनिषद, वेदांत कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? वेदांत। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद वेदांत बताते हैं। क्या बताते हैं? वेदांत। देखिए वेदांत को ही उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। क्या कहते हैं? उपनिषद को वेदांत कहते हैं। देखिए कितना 108, कितना है? 108। तो बताइए वेद कितना? 4, वेदांत कितना? 6, उसके बाद कितना? 8। क्या? 8 कितना है? पुराण 18, पुराण कितना? 18। उसके बाद आते हैं उपनिषद 108। कितना? उपनिषद 108। इसमें संस्कार के बारे में, इसमें संस्कार बताया गया है, अर्थात दार्शनिक ज्ञान के बताया गया है। जैसे दार्शनिक एक पढ़ाई अलग ज्ञान हो गया, दार्शनिक माने दिखा के, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। दार्शनिक ये वेदांत किसी न किसी वेद का भाग है। वेदांत जो है ना, उपनिषद किसी ना किसी वेद का भाग है। सत्यमेव जयते किसमें से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते क्वेश्चन पूछा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। किससे? मुंडको उपनिषद, जो अथर्ववेद का भाग है। किसका है? अथर्ववेद। तो बताइए सत्यमेव जयते कौन सा वेद से लिया गया है? अथर्ववेद। किससे? अथर्ववेद। उपनिषद मुंडिको। क्या? मुंडिको। क्या? मुंडिको। उपनिषद का यह उपनिषद यह है कि इसमें राजपूत न विरोध किसी और को बोलने की, केवल आप ही लोग ही शिक्षा दीजिएगा। उपनिषद में बताया गया कि राजपूत बोला कि खाली पंडित ज्ञान देगा, हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। सबसे उपनिषद बृहत नारायण, सबसे पहले उपनिषद बृहत नारायण उपनिषद। कठोर उपनिषद नचिकेता, जो बताएंगे कहानी नचिकेता के बारे में आगे। उसके बाद ओम शब्द कठोर उपनिषद। उसके बाद ओम शब्द की चर्चा, चम यम की चर्चा किसमें? कठोर उपनिषद। जलो उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश। जलो किसमें? जलो में किसका है? ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्राश, सन्यासी। 4 उपनिषद, 4 उपनिषद के चर्चा है। वैसे देखिए उपनिषद अलोप में सबसे नवीनतम यह है। अलोप क्या है? सबसे नवीनतम है। समृति क्या है? मनुस्मृति, सब बता दिए हैं सबसे पहला। और उसके बाद आता है एक महाभारत और रामायण। क्या आता है? महाभारत और रामायण। महाकाव्य में 2 पुस्तक आता है। रामायण कौन लिखे हैं? वाल्मीकि। और महाभारत वेद व्यास। क्या? वेद व्यास।
देखिए रामायण क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य, महाभारत सबसे बड़ा काव्य, रामायण क्या काव्य। रामायण में पाठ को क्या कहते हैं, कांड। कांड कितने हैं, 7। कितना, 7। सबसे बड़ा कांड सुंदरवन कांड, क्या सुंदरवन कांड। पाठ कितना है इसमें, 7, जिसको कहते हैं कांड। क्या कहते हैं, पाठ कांड कहते हैं। उसके महाभारत में आपका हो गया, महाभारत में पर्व कहते हैं, जब से सबसे पहले पुराना सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व, क्या है, भीष्म पर्व, जिसमें अर्जुन कृष्ण को समझाते हैं। इसमें देखिए रामायण में 12,000 श्लोक थे, अभी कितना हो गया है, 24,000। कितना, 24,000। कितना हो गए, 24,000 श्लोक। 12,000 पहले थे, अब हो गया 24,000। महाभारत में पहले कितना था, 88 श्लोक था, अब हो गया 1,00,000 श्लोक। कितना हो गया, 1,00,000 श्लोक। रामायण को फारसी में अनुवाद बादशाह ने किया था, बादशाह ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खान ने किया था। दोनों के अनुवाद अकबर ने करवाया था। यह हो गया प्राचीन काल इतिहास खत्म। अब पढ़ेंगे आपका क्या, मध्य इतिहास काल, मध्य इतिहास। तब तक लिए मिलते हैं, नमस्कार अगले वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार।